नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। हर दिन की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं हम बिग न्यूज बिग शो लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस खास शो में देश और दुनिया के उन ज्वलंत मुद्दों पर पूरे तथ्य के साथ विस्तार से प्रकाश डालते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर। और अगले आधे घंटे में हम आपको एक देश एक चुनाव को लेकर गठित जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस कमेटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कौन कौन से चेहरे शामिल किए गए हैं, जेपीसी होता क्या है, आजाद भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है, जेपीसी को कितनी पावर्स होती है। साथ ही यह भी बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। अब तक वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या क्या कदम उठाए जा चुके हैं और अगर इस बिल को जेपीसी की मंजूरी मिल जाती है तो आगे होगा क्या। क्या 2029 का चुनाव एक साथ हो पाना संभव होगा? इन तमाम सवालों के जवाब आपको बिग न्यूज बिग शो के जरिए मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक, पूरी जानकारी। पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम थे। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। नियम 74 है जिसमें मैं अप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो देश में तानाशाही को लाएगा, डिक्टेटरशिप को लाएगा। देश के अंदर जो जनता के बुनियादी अधिकार हैं लोकतंत्र के अंदर वोट देने का, उसको छीनने का काम करेगा। सबसे पहले बात एक देश एक चुनाव को लेकर गठित जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की करते हैं। इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसदों को शामिल किया गया है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि किस पार्टी से किस सांसद को जेपीसी में जगह मिली है। पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम थे। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। हमने वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव को लेकर अब तक कई मौके पर अपना विजन स्पष्ट कर चुके हैं। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया, एकीकृत किया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। साथियों, एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा। अब इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को लोकसभा में इससे जुड़ा बिल पेश किया गया, लेकिन विपक्षी सांसदों के विरोध को देखते हुए समीक्षा के लिए जेपीसी का गठन किया गया।
इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को जेपीसी में जगह मिली है, जबकि बीजेपी की ओर से बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर समेत 10 सांसद हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, डीएमके से टीएम सेल्वा गणपति, टीडीपी के जीएम हरीश बालियोगी, एनसीपी की सुप्रिया सूले, शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, आरएलडी से चंदन चौहान, जनसेना पार्टी से बाला शोवरी, बल्लभ नेनी को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस कमेटी को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए अब आपको बताते हैं कि जेपीसी होता क्या है, किस परिस्थिति में जेपीसी का गठन किया जाता है, जेपीसी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, जेपीसी के पास कितनी शक्तियां होती है, जेपीसी के काम करने का तरीका क्या होता है और अब तक देश में कितनी बार और किन किन मुद्दों पर जेपीसी का गठन किया जा चुका है, और सबसे अहम ये कि अब तक जितनी बार भी जेपीसी का गठन हुआ है, अधिकांश बार ऐसा क्या हुआ जब सत्ताधारी पार्टी को आम चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। देखें जरा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो देश में तानाशाही को लाएगा, डिक्टेटरशिप को लाएगा। देश के अंदर जो जनता के बुनियादी अधिकार हैं लोकतंत्र के अंदर वोट देने का, उसको छीनने का काम करेगा। तोड़फोड़ करके सरकारें बनाएंगे लोग। हम सारे लोग जानते हैं कि अगर नेताओं को चुनाव में जाना होता है तो उसके कारण से उनके मन में डर होता है। कभी महंगाई कम करते हैं, कभी कोई फैसला जनहित में लेते हैं, लेकिन जब चुनाव में 5 साल जाने का डर नहीं होगा तो जो मन में आएगा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सूझबूझ से बड़ा इस पर रिसर्च करने के बाद देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई थी, और उनकी जो रिकमेंडेशन है कल उसको हमारे मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने रखी थी। विपक्ष उस पर काफ़ी तीखा हमला बोल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता है। 5 साल में 3 चुनाव हों, उस प्रदेश की हालत क्या होती है, रेवेन्यू लॉस होता है, सारी की सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं, और अब तो उनकी बात भी मान ली जाएगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर वो चला जाएगा। उसके बाद जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करेगी वो देश के लिए सर्वमान्य है। उनका विरोध करने की उनकी हर चीज़ में आदत बन गई है, इसलिए वो विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार ने जेपीसी का गठन कर दिया है, जिस पर आगे अब रिपोर्ट का इंतजार है। बता दें कि जेपीसी का मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होता है। इसमें दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं और किसी खास मुद्दे पर चर्चा के बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपते हैं। जेपीसी का गठन सरकार बेहद गंभीर मामलों में ही करती है। समिति ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्थान से पूछताछ कर सकती है जिसे लेकर उसका गठन किया गया होता है। जेपीसी में अधिकतम 30 से 31 सदस्यों की नियुक्ति होती है, लेकिन समिति का चेयरमैन बहुमत वाली पार्टी के सदस्य बनते हैं। इतना ही नहीं, इस समिति में सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों की संख्या भी अधिक होती है। जेपीसी में राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में लोकसभा मेंबर्स 2 गुने होते हैं। मसलन यदि किसी जेपीसी में राज्यसभा के 5 सदस्य हैं तो उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 10 होगी। जेपीसी के पास किसी भी मामले में रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकतम समय सीमा 3 महीने की होती है। इसके बाद रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करनी होती है। यहाँ आपको बता दें कि आजाद भारत के इतिहास में करीब 9 बार जेपीसी का गठन हो चुका है, लेकिन दिलचस्प ये है कि इसमें 5 बार ऐसा हुआ है जब सत्तारूढ़ दल अगला आम चुनाव हार गई है।
सबसे पहले 1987 में राजीव गांधी सरकार ने बोफोर्स तोप खरीदने के मामले में जेपीसी का गठन किया था। इसके बाद 1989 में कांग्रेस आम चुनाव हार गई। इसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने सुरक्षा एवं बैंकिंग लेन देन में अनियमितता को लेकर जेपीसी का गठन किया। तब 1996 में हुआ आम चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। साल 2003 में सॉफ्ट ड्रिंक जूस में पेस्टिसाइड को लेकर जेपीसी का गठन हुआ था, जिसके बाद अटल सरकार को हार मिली थी। – 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर जेपीसी का गठन हुआ था। इसके बाद कांग्रेस को चुनाव में हार मिली थी। बता दें कि सबसे अधिक 2 बार जेपीसी का गठन मनमोहन सिंह और मौजूदा की मोदी सरकार में हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी के गठन के बाद अब आगे क्या होगा? अगर सभी सदस्यों में आपसी सहमति बन जाती है तो क्या साल 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संभव हैं, या फिर अभी इसमें समय लगने वाला है? ये रिपोर्ट जरा देखें। जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो। नियम 74 है जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा। निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी गठन को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का ये बयान मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के विरोध पर आया था। लेकिन अब जबकि इस मसले पर जेपीसी का गठन हो चुका है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि संसद का मौजूदा सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, लिहाजा इस सत्र में इस बिल पर चर्चा की गुंजाइश नहीं है। इतना ही नहीं, अगर जेपीसी की मंजूरी मिलने के बाद बिल संसद में बिना परिवर्तन पास हो भी जाता है, तो भी ये संभव नहीं है कि साल 2029 तक एक देश एक चुनाव को अमल में लाया जा सके। और इसकी अपनी कई वजह भी हैं। संविधान का 129वां संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयकों को अंतिम रूप देने में करीब पूरा 2025 लग सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों बिल सदन में 2026 में फिर से लाए जाएंगे। लेकिन अगर सरकार विशेष बहुमत जुटाकर बिल पास करवा भी लेती है, तो भी निर्वाचन आयोग के पास 2029 की तैयारी के लिए सिर्फ 2 साल ही बचेंगे और एक देश एक चुनाव के लिए इतना समय पर्याप्त नहीं है। बता दें कि सरकार की ओर से जो विधेयक लाया गया है, उसमें इस बात का अभी कोई जिक्र नहीं है कि देश में एक साथ चुनाव की डेडलाइन कब तक की है। दरअसल केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का अधिकार अपने पास रखा है। लेकिन इन सभी चुनौतियों से निपटने के बाद अगर सरकार लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करवा लेती है और राष्ट्रपति साल 2029 में अधिसूचना जारी कर देते हैं, तो 2034 में ऐसा संभव हो सकता है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव हो जाएं। कुल मिलाकर अगर अभी तक की प्रतिक्रिया देखी जाए तो बुनियादी जरूरतों के हिसाब से 2034 की टाइमलाइन मेल खाती है। चुनाव आयोग को एक देश एक चुनाव के लिए कम से कम 46 लाख ईवीएम चाहिए होंगे। अभी चुनाव आयोग के पास सिर्फ 25 लाख मशीनें हैं।
मशीनों की एक्सपायरी 15 साल है। ऐसे में 10 साल में 15 लाख मशीनों की उम्र पूरी हो जाएगी। मशीनों के इंतजाम में भी 10 साल का वक्त लग सकता है। और यही वजह है कि राजनीति के तमाम जानकार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि साल 2034 देश में अहम बदलाव का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को क्या-क्या सुझाव दिए और इस कमेटी में किन चेहरों को शामिल किया गया है। साथ ही भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को सफल बनाने के लिए कोविंद कमेटी ने किन किन देशों का अध्ययन किया है, इस रिपोर्ट में देखें। साल 2014 में जब देश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, तभी इस बात की अटकलें शुरू हो गई थी कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की पक्षधर है और आने वाले समय में इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अब जबकि बीजेपी अपने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुकी है, हम आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। साल 2014 में मोदी सरकार आने पर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा शुरू हुई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने कहा एक साथ चुनाव होने पर करोड़ों रुपए बचेंगे। साल 2019 के जून महीने में पहली बार पीएम मोदी ने इस पर विचार के लिए सभी पार्टियों की बैठक बुलाई। नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन को देश के लिए जरूरी बताया। 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। मार्च 2024 में कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी और इस महीने केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में बिल पास होने के बाद जेपीसी में चर्चा के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि भारत की संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, जिसका मुख्य काम विधान या कानून बनाना होता है। इसके लिए पहले विधेयक सदन में पेश किया जाता है, फिर इस पर चर्चा होती है और उसके बाद सभी की सहमति या फिर वोटिंग से पास किया जाता है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन जाता है। यानी कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी कई अड़चने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपको बताते हैं कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तभी से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बाजार गर्म था। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप देखेंगे कि इसे लेकर अब तक क्या कुछ हो चुका है और कैसे इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बीजेपी एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। भारत में फिलहाल विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। इसे लेकर सरकार की दलील है कि इससे समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है, लिहाजा दोनों चुनाव एक साथ कराने की योजना है और अगर ऐसा संभव होता है तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, यानी मतदाता एक दिन एक समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। टोटली डेमोक्रेटिक है, इसलिए देश का खर्चा वर्किंग डे नष्ट ना हो, इसलिए आगे बढ़ाने के लिए एक काम चल रहा है। क्यों ये बार बार चुनाव करके वर्किंग डे वो इकोनॉमी के लिए नुकसान क्यों करे देश का जनता? ये पैसा तो जनता का है, लेकिन जनता ने चाहता है ये होना चाहिए। ये कांग्रेस तो जनता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश के नुकसान करने वाला आदमी बोल रहा है, बोलने दीजिए। तो ऐसे बिल लाने की जरूरत क्या थी? क्या राज्य सरकारों से, राज्य की विधानसभाओं से आपने इस पर चर्चा की, इस पर विमर्श किया? नहीं किया। इसके बावजूद मैंने कहा ये हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत सी बन गई है। उस आदत के अनुसार ये इस बिल को लाए हैं। इसमें कहीं न कहीं जो ढांचा है, संघीय ढांचा, इसको कमजोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है। तानाशाही की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। ये इनके मंसूबे को देश के लोग समझते हैं, जानते हैं, परख चुके हैं। इसी के लिए 400 पार का जो इनका नारा था
वो फेल हो गया। जनता ने आज इस कगार पर पहुंचा दिया है कि ये लोकसभा से पारित होने वाला नहीं है। बीजेपी अपने इस कदम को ऐतिहासिक बताने में जुटी है और इसे सफल बनाने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। 2 सितंबर 2023 को बनाई गई इस कमेटी ने स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कोविंद कमेटी ने सरकार को अपने 5 सुझाव दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि सभी राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। एक साथ चुनाव के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई इस कमेटी में कुल 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित शाह गृह मंत्री, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता, गुलाम नबी डीपीए पार्टी, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त शामिल हैं। भारत में एक देश एक चुनाव को सही तरीके से लागू करने को लेकर रामनाथ कोविंद के पैनल ने 7 देशों के चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया है। इनमें स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया शामिल हैं। यहाँ आपको बताना बेहद जरूरी है कि भारत को मिली आजादी के बाद साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई और इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो हमने आपको वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हर पहलू पर विस्तार से जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि अब इसे लेकर आपके मन में कोई सवाल, संशय नहीं बचा होगा। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार। पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम थे। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो देश में तानाशाही को लाएगा, डिक्टेटरशिप को लाएगा। देश के अंदर जो जनता के बुनियादी अधिकार हैं लोकतंत्र के अंदर वोट देने का, उसको छीनने का काम करेगा।